माना कि तुम्हें मोहब्बत का शौक नहीं, मगर यकीन मानो बर्बाद तुम कमाल का करते हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल उसरी युसरा, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। अमेरिका में उनका तीसरा साल था। आजम शेराजी के बिजनेस पार्टनर फवाद खाकवानी के बेटे की शादी थी। उन्हें भी खसूसन मद्दू किया गया था। आजम शेराजी ने फोन पर राब्ता करके टिकट की बात की तो कुछ देर तक उन्हें अपनी समात पर यकीन ही नहीं आया। खुशी से आंखें नम हो गई। हमाद 1 माह पहले ही अपने दादा से मिलने पाकिस्तान गया हुआ था। 15 दिन बाद उन्हें भी हारून के साथ पाकिस्तान जाना था। सब मामलात तय हो चुके तो उन्होंने फारिस के लिए शॉपिंग की। उसके लिए शर्ट्स, हुडीज और ट्राउजर्स खरीदे, बैग खरीदा, कुछ किताबें मुंतखब की। वो इतनी खुश थी कि पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। सीने से बोझ सिरकता हुआ महसूस हो रहा था। हाँ, वो उनसे शदीद नाराज होगा, लड़ेगा, रोएगा, बात नहीं करेगा, मगर वो उसे मना लेगी। वो हमेशा उसे मना लेती थी। जब भी उसका चेहरा हाथों में लेती थी, उसका नाम लेती थी, उसका हाथ पकड़ती थी, तो वो अपनी तमाम तर खुफगी के बावजूद नरम पड़ जाता था। वो उनसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता था। वो ख्यालों में सब तरतीब देती जा रही थी, सब अच्छा और पहले जैसा करने का सोचे जा रही थी, मगर हमेशा वैसा तो नहीं होता जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप चाहते हैं। जमीला दाऊद के साथ भी यही मामला पेश आने वाला था। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तान पहुंचने तक उन्हें कितनी बड़ी खबर मिलने वाली है। मुझे सुनो जैसे कोई बारिश को सुनता है। साल गुजर जाते हैं और लम्हे पलट आते हैं। क्या अगले कमरे में कदमों की चाप सुनती हो? वो जो यहाँ नहीं और वहाँ भी नहीं है। सुनो, तुम उन्हें किसी और जमाने में सुनती हो, जो है ना गुजरे कल का, ना आने वाला, जो है तो सिर्फ अभी। हाँ, अभी का मुझे सुनो जैसे कोई बारिश को सुनता है। उसके हवास कुछ बेदार हुए तो दर्द का एहसास हुआ। खून से आधा चेहरा तर हो रहा था, आंखें नहीं खुल रही थी। कदमों की आहट के साथ ही मखसूस धुन की आवाज समाज से टकराई। लबों को गोल करके वो जाने कब से गुनगुना रहा था। बालों से पकड़कर सर उठाया। अब उसका चेहरा देखना चाहता था। कपड़ा हटा दिया। चुंधिया देने वाली रोशनी आंखों को चीरती हुई महसूस हुई। कमरा तारीख था, सर घूमा हुआ, चोट गहरी। उसने किस कदर कोशिश से सर उठाने की सही की। हाथ बंधे हुए थे, फर्श ठंडा था, टांगे बेजान मालूम होती थी। बामुश्किल सांस लेते उसने उस दर्द को सहा जो सर के पिछले हिस्से से उठ रहा था। ये हमाद तो नहीं है? करख्त भारी आवाज। गाड़ी में यही लड़का था साहिब, किसी को घूंसा पड़ा। मुझे माफ कर दें साहिब, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। तारीख कोठरी में कोई और भी था। घुटनों के बल गिरता, कुछ रोता, गिराता हुआ। आवाज पहचानी हुई सी लगी। उसने एक बार फिर पलकें झपकाई, एक बार फिर देखने की सही की। मंजर धुंधला था। सांस लेते करवट बदली, हाथों को जुम्बिश दी। दाहिने कंधे और गर्दन से सीने तक का हिस्सा दर्द की लपेट में आ गया। उसे गाड़ी का टकराव याद आया। फायरिंग की आवाज फिर से सुनाई दी। शीशे एक बार फिर टूटे, वजूद में खुबते महसूस हुए। साहिब, हम्माद शेराजी इसी गाड़ी में था, मैं यकीन से कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। आवाज घुट गई, गर्दन किसी आहनी शिकंजे में आ गई थी। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है तुम्हारी इस गलती ने मेरे लिए कितना बड़ा मसला खड़ा कर दिया है? साहिब, माफ कर दीजिए। ये दूसरी आवाज थी। लब भींच कर उसने एक बार फिर सर उठाया। धुंध लम्हे भर के लिए छट गई थी। निढाल आंखों ने वो चेहरा देखा।
आगा अली का दस्त रास्त आजम शेराजी के खास तरीन आदमियों में से एक था। रोता गिड़गिड़ाता अपनी जिंदगी की भीख मांगता हुआ, पिस्तौल की नोक उसकी कनपट्टी के साथ लगी थी। धुंधली सी याददाश्त में कोई भोला बिसरा मंजर तमाम तर अजियतों के साथ वाज़ेह हुआ। आपकी जीप कहाँ है? उसने पूछा था। खराब है, मैकेनिक को ठीक करने के लिए दी है, कुछ दिन लग जाएंगे, आगा अली कह रहा था। कार एक्सीडेंट से पहले रवानगी के वक्त दूसरी शाहराह पर उसने जीप देखी थी। जीप में हमाद था, उसकी गाड़ी बदली गई थी। उसे बाहिफाजत कहीं पहुंचाने के लिए उसकी जिंदगी दांव पर लगाई गई थी। उसे सदमा हुआ, मगर गलत सदमा हुआ। उसकी जिंदगी अहम नहीं थी। उसके साथ ऐसा क्या किया जा सकता था? उसने एक बार फिर दर्द की लहर को दबाते हुए उठने की कोशिश की और एक बार फिर मुंह के बल गिरा। सर का दर्द एकदम से बढ़ गया, हलक से कराह निकल गई। उस शख्स ने मुड़कर पीछे देखा। वो फारिस वजदान के ऐन सामने पंजों के बल बैठ गया। आंखों में गुस्सा था, निकाब में लिपटा चेहरा और तासुरात मुतहम्मिल से थे। बालों से पकड़कर उसका सर उठाया। ये कौन है? वो अब उसे बगौर देख रहा था। फारिस की पेशानी से खून की धार कान और फिर गर्दन से उसकी सफेद शर्ट को मजीद रंगने लगी। साहिब, आजम साहिब के मुलाजिम का बेटा है, अकब में अब्दुल ने झुके सर के साथ कांपती आवाज में कहा। मुलाजिम का बेटा? इस्तेफामिया निगाहों से उसने फारिस का चेहरा, फिर शर्ट का कॉलर, स्वेटर, जीन्स और जूते देखे। मुलाजमों के बेटे क्या इस तरह ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं? इस्तेहज़ाइया अंदाज में कहते अब के उसने अब्दुल को देखा। दाहिने हाथ से अपने पिस्टल की नोक से सर खुजाया। अब्दुल ने घबराकर फारिस को देखा, फिर गिरता पड़ता निकाब पोश के सामने झुक गया। अब वो अपनी सोच और फहम के मुताबिक जो कुछ उसके बारे में जानता था बताता जा रहा था। इंटरेस्टिंग। पूरी बात सुन लेने के बाद वो उसे छोड़कर उठ गया। अब्दुल सर झुकाता मुअद्दब सा पीछे होकर अपने कदमों में खड़ा हो गया। तो तुम मुझे ये बताना चाहते हो कि ये किसी वजदान का बेटा है जो कि आजम शेराजी का आदमी था? जी साहिब। कभी मिले हो उससे? जी। चौंक कर सर उठाया। वजदान से मिले हो कभी? तुम काफी अरसे से काम कर रहे हो, आजम शेराजी के हर आदमी को तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है? अब्दुल ने कुछ हकला कर उसे देखा। वो किसी वजदान से कभी नहीं मिला था। खुश्क लबों को तर करते उसकी निगाह फारिस पर गई, जिसकी बोझल आंखों में शौक और सदमा उतरा हुआ था। खौफ और वहशत ठहरी हुई थी। जाने इन आंखों में क्या था कि वो लम्हे भर के लिए अपनी जगह ठहर सा गया। वो उसके सबसे छोटे बेटे का हम उम्र था, जिसे बचाने के लिए उसे मजबूरन ये सब करना पड़ा था। जी जी साहिब, जानता हूँ उसे। ठीक है, काफी है इतना। हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अब्दुल एक सहमी हुई सी निगाह फारिस पर डालता कुछ परेशानी से चुप हो गया। नकाब पोश पंजों के बल बैठा अब उसे देख रहा था। उसकी खोजती परखती आंखों में अजीब सा तासुर नजर आ रहा था, उसे जांचते हुए जैसे उसकी अहमियत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था। वो उसकी जात में आजम शेराजी की कोई कमजोरी ढूंढना चाह रहा था। एक मुर्दा मुलाजिम का बेटा भला उनके किस काम आ सकता था? वो उसके जरिए क्या पा सकते थे? ऐसा कौन सा दबाव था जो वो आजम शेराजी पर डाल सकते थे? खूनी रिश्ता होता तो अलग बात थी, मगर वो तो कुछ भी ना था। तो तुम्हारे मालिक ने तुम्हें हमारे आगे डाल दिया ताकि वो अपने पोते को बचा सके। वो काफी देर तक हंसता रहा। उसके गम पर, दुख पर, सदमे पर बेखबर होकर हंसता रहा। वो मुझे हमेशा हैरान करता है, मगर इस बार नाकाबिले यकीन। वह मुश्किल सांस लेते फारिस ने लब भींच लिए थे। तो अब तुम्हारा क्या करें? चमकती सुलगती आंखें उसके चेहरे पर जम गई। तुम ही बता दो लड़के, अब हम क्या करें? उसका अंदाज इस्तेहज़ाहिया था। अब तो तुम्हारा बाप भी जिंदा नहीं है जो तुम्हारे बड़े साहिब के पांव पकड़कर मिन्नत करके मेरे बेटे को बचा लो। कोई शय उसके दिल के आर पार हुई थी, कोई जख्म फिर से हरा हुआ था। भाई, ऐसा कुछ हो जाता तो हमारे वारे नियारे हो जाते। ये जो हमने इतनी मेहनत की है, इसके बदले भारी तावान वसूल करते। क्यों? ठीक कह रहा हूं ना मैं? गर्दन मोड़कर अपने आदमियों से तस्दीक चाही। उन्होंने कुछ खफीफ होकर शर्मिंदगी से सर झुका लिए थे। जानते थे कि उनके मालिक को पैसों की तो सिरे से कोई कमी ही नहीं थी।
अपने कपकपाते हाथों को भींचकर फारिस ने खुश्क पड़ते लबों को दबाया। उसकी आंखें मुकम्मल भर गई थी। उसके नीम खुले लब कपकपा रहे थे। वजूद बेजान और ठंडा पड़ रहा था, मगर वो पूरे होशो हवास में उसे देख रहा था, उसे सुन रहा था। भाई ऐसे नहीं देखो मुझे, तरस आ जाएगा तो मैं एक गोली से ही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। उसकी सिसकियां सीने में थी और वो बावजूद कोशिश के भी उन्हें दबा नहीं सका। अरे तुम तो रो रहे हो, वो कहका लगाकर हंस दिया। तुम्हें लग रहा था तुम्हारा साहिब अगर तुम्हें इतने महंगे स्कूल में पढ़ने भेजता है या तुम्हें ये महंगे कपड़े पहनने को देता है तो उसका मतलब है तुम्हारी परवाह करता होगा। वो उसके सामने जमकर बैठ गया, चेहरे से निकाब भी हटा दिया। नेक तारीकी में उसके खदोखाल कुछ मुबहम, कुछ धुंधले से थे। उसे इस मासूम लड़के की बेवकूफाना सोच पर हंसी आ रही थी। कितना बड़ा सदमा था एक नौकर के लिए कि मालिक ने उसे चारे के तौर पर किसी के आगे डाल दिया ताकि वो खुद से जुड़े रिश्तों को महफूज रख सके। तुम्हें एक पते की बात बताता हूँ, हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, खूब पैसा लगाते हैं, अहमियत देते हैं, एतमाद जीतते हैं और फिर जब वक्त आ जाए तो हाथ फैलाकर आबरू उठाते, चुटकी बजाई अपने फायदे के लिए कुर्बान कर देते हैं। जैसे कि तुम काफी इन्वेस्ट किया होगा उन्होंने तुम पर, क्योंकि अगर गाड़ी में तुम ना होते तो हमाद की जली हुई लाश मिलती उसे। आखिरी जुमले में उसका लहजा काफी से ज्यादा सर्द हो चुका था। उसके अंदर बहुत गुस्सा और बेइंतहा नफरत भरी हुई थी। कोई पुरानी मुखासमत थी, कोई उदावत या इंतकाम। उसका रवैया, उसके इरादे, उसकी तमाम प्लानिंग्स यही बतलाती थी। वो अपनी नाकामी पर मुश्तअल हो रहा था। बस नहीं चल रहा था वो आजम शेराजी के इस मुलाजिम लड़के को अभी के अभी जान से मार डाले। उसने अपनी पिस्टल की नाली फारिस पेशानी से टका दी। ख्याल था वो जिस खौफ में है तो अपनी जिंदगी की भीख मांगते हुए रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, मगर उसने लब भींचकर आंखें बंद करके अपना सर झुकाकर उसे हैरान कर दिया। वो लड़का मरने के लिए मुकम्मल तैयार बैठा था। जैसा मालिक है मुलाजिम भी वैसे हैं। गर्दन से दबोच कर उसने ट्रैगर जरा सा दबाव बढ़ाया। अब्दुल ने कुछ बेकरारी से पहलू बदल लिया। गन कुछ देर तक उसकी कनपट्टी से लगी रही, फिर उसने हटा ली। ऐसे नहीं और इतनी आसानी से भी नहीं। बुरबुराते हुए उठ गया, फिर अपने आदमी की तरफ से मुड़ा, शेर दिल से कहो इस लड़के को ले जाए। अब्दुल की पेशानी पसीने से तर हुई थी। वो पुश्त पर हाथ बांधे खड़ा था, मगर हाथों में कपकपाहट वाजिया हो रही थी। शेर दिल कौन था और क्या काम करता था, ये हकीकत उससे छुपी हुई नहीं थी। और हाँ, रुक कर मुड़ा। उससे कहना लाश हम आजम शेराजी को ही भेजेंगे। उसे पता चलना चाहिए अगर हमाद हमारे हाथ आ जाता तो हम उसका क्या हशर करते। कहकर लंबे लंबे डग भरता वो बाहर निकल गया। कोठरी का दरवाजा बंद हुआ तो तारीखी हर सू फैल गई। फर्श से, दीवारों से फारिस वजदान के अंदर तक आ गई। नम साकत आंखों में वीरानी लिए वो मतवहश सा अपनी जगह बैठा रह गया था। बाहर ताला लगने की आवाज के साथ कदमों की चाप उभरी। दो लोग आपस में मुखातिब थे। मखसूस धुन की वो आवाज अब दूर होती जा रही थी। यकायक फायरिंग की आवाज गूंजी। सीढ़ियों के ऊपर से कोई लड़खता हुआ नीचे आ गिरा था। नकाबपोश ने गहरी सांस लेकर अपनी पिस्टल की नाली से एक बार फिर सर को छुआ। कितनी बार कहा है गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, मगर ये समझते नहीं। आहनी गेट जोर से बंद करता वो नजरों से ओझल हो गया था। सुबह सुबह नाश्ते से फारिग होकर जन्नत भागती हुई शेराजी मेंशन पहुंच गई। मिदहत से मालूम हुआ फारिस तो सुबह 10 बजे जा चुका है। उसके नन्हे से दिल को सदमा सा पहुंचा। रोती सूरत बनाए डॉक्टर मुस्तफा के पास गई और सिसकियां ले लेकर बताया कि उस पर कितना जुल्म हो गया था। जन्ना, वो आपसे कल शाम को मिलकर तो गया था। उन्होंने उसके आंसू पूंछते, प्यार करते याद दिलाया। वो उसके इस तरह इमोशनल होने पर हैरान थे। कल शाम मिला था, सुबह भी तो मिलना चाहिए था। उसका सुर्ख चेहरा और भरी हुई आंखें देखकर वो मुस्कुराहट जब्त करते नरम पड़े। हाँ वाकई बहुत गलत किया है उसने, मिलकर जाना चाहिए था उसे। अल्लाह हाफिज भी बोलना चाहिए था उसको, हाथ भी हिलाना चाहिए था। बिल्कुल, तायद में सर हिलाया। आप उसको डांटेंगे ना? जरूर डांटूंगा उसे। भाई ऐसे कैसे कर सकता है वो?
सलीम ने अपने सर पर हाथ मारा। अगर उनको जन्ना को च्यूंटी के घर से भी कोई मसला मिलेगा तो वो निकाल लाएगी। वो आंखें रगड़ती अपने दोस्तों के पास बाहर चली गई, उनको पूरी बात बताई। उसके तमाम के तमाम बेस्ट फ्रेंड्स मुन्नी, काको, टीपू और शाका, सबका ख्याल था फारिस ने बहुत गलत किया था। सुबह सवेरे मिले बगैर चला गया। दोस्त भला ऐसे करते हैं? अब जब वो आएगा तो हम उससे बात नहीं करेंगे। टीपू ने सबको बड़ी समझदारी से तलकीन की। वो अब उस बड़ी घनी मूंछों वाले ड्राउने अंकल के पास खड़े अपनी खुफिया मीटिंग कर रहे थे, जो बाग वाले दरवाजे की रखवाली करता था। उसके साथ बाग में भी नहीं जाएंगे और उसको मछलियां भी नहीं दिखाएंगे। काका ने नन्ना सा मुक्का बनाकर फिजा में लहराया। जन्नत लब भींचे आंखें रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। ड्राउने अंकल ने जेब से रुमाल निकाल कर दिया तो बड़ी नजाकत से ले लिया। ड्राउने अंकल ने कुछ देर पहले उन्हें अंदर भी जाने दिया था। ड्राउने अंकल बहुत अच्छे थे। गन को कंधे से लगाए वो चौकीदार उकताया हुआ सा खड़ा था। सब्र का इम्तिहान थे ये बच्चे। इतनी बातें और इतने सवाल करते थे, अल्लाह की पनाह। फारिस कब गया, कैसे गया, किस गाड़ी में गया था और इतनी सुबह क्यों गया था? उनसे मिलने क्यों नहीं आया था? वो उस घुंघरियाले सुर्ख बालों वाले टीपू ने तो हद कर दी। आप उसको रोक लेते कि तुम्हारे फ्रेंड्स आएंगे, उनसे मिलकर जाना। आपने उसको क्यों नहीं रोका? ड्राउने अंकल का दिल चाहा वो अपना सर पीट ले। पता नहीं उसके बड़े साहिब ने इस दरवाजे पर उसकी ड्यूटी क्यों लगा दी थी। ना यहाँ कोई खतरा था, ना यहाँ कोई आता जाता था, मां सिवाय इन बच्चों के। कितना शौक था उसे कि वो शेराजी मेंशन के बैरूनी गेट पर रखवाली करे। सर्द आह भरकर फिर इस टोले को देखा जो अपनी दोस्त को दिलासे देते अब वहां से जा रहे थे। सुख भरी सांस लेकर रह गया। काश उसके साहिब दरवाजा पूरा बंद कर दे तो टेंशन ही बाकी ना रहे। उसे नहीं पता था ऐसा होने वाला था, ऐसा सचमुच में होने वाला था। आगा अली को इस्लामाबाद गए हुए 2 दिन हो चुके थे और वो अभी तक वापस नहीं आया था। मिदहत के लिए आगा अली का शेराजी मेंशन से दूर रहना परेशानी और अचंभे का बायस था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि वो इस तरह गैर हाजिर रहे हों या फोन पर अपनी खैरियत की इतला ना पहुंचाई हो। उनकी रूटीन टफ थी। वो जानती थी, इस बात का भी इल्म था कि हमाद शेराजी की आमद के बाद से हिफाजती इकदाम में इजाफा हुआ था और खतरात के पेश नजर आजम शेराजी ने उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंप दी थी। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका था, मगर अब की बार जब उनकी तरफ से कोई खबर मौसूल ना हुई तो उसे फिक्र होने लगी। उसने सादिक खान से आगा अली के बारे में पूछा, मगर खबर मिली वो इस्लामाबाद में था। खबर ये भी मिली कि आजम शेराजी आज शाम की फ्लाइट से वापस आ रहे हैं। वो एकदम से हैरान हुई। आजम शेराजी 4 दिन पहले ही जर्मनी रवाना हुए थे और अब इस तरह उनकी अचानक वापसी ने उसे अचंभे में मुब्तला कर दिया था। जाने क्या मामला था, उसे एकदम से किसी अनहोनी का एहसास हुआ। सब खैरियत है? वो पूछे बिना ना रह सकी। सादिक खान ने मुड़कर उसे देखा। गाड़ी में कुछ जरूरी सामान रखा जा चुका था। अपनी बंदूक संभालते उसने सर हिलाया। हाँ, सब खैर है। हम आगा अली से राब्ता होने पर तुमको बता देगा, कहकर गाड़ी में सवार हो गया। उसने जीप को बैरूनी दरवाजे से बाहर निकलते देखा, फिर गहरी सांस लेकर पलट गई। वो दीवार के सहारे बेहिस्सो हरकत पड़ा था। लब बाहम पेवस्त और आंखें साकत थी। चेहरे पर तकलीफ दे तासुरात नुमाया हो रहे थे। सांस लेने में दुश्वारी आ रही थी। पलकें झपकाते वो किस कदर कोशिश से उठकर बैठ गया था। तारीकी में अपने आसपास जिंदगी को खोजने लगा था। मौत की सरगोशी में वहशत के सन्नाटे अंधेरे थे और बेइंतहा अंधेरे थे। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। वो साकत बैठा था। फकत सांसों का जीरो बम था और दिल की धड़कन थी जो जिंदगी का एहसास दिलाती थी। दिमाग माउफ, सोच जामद, दर्द साकत, अजियत मुजस्मा कर रही थी। वो सारे 14 साल का था। इससे पहले भी उसने बहुत सी वहशत भरी रातें काटी थी। इस वक्त जब हारून उसे छोड़कर गया था और इस वक्त भी जब उसे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। हाँ, ऐसे ही खौफ भरी वहशतनाक रातें कई बार जिंदगी में आई थी, मगर तब वो आंखें खोलता था तो हर एक शय को हियत मिलती थी।
चांद नजर आता था, आवाजें सुनाई देती थी, मगर अब ऐसा कुछ ना था। उसे गुमान हुआ उसकी समात काम नहीं कर रही, उसकी बेनाई खत्म हो चुकी है। मतवहश होकर उठने की कोशिश की मगर उठ ना सका। लबों को जुम्बश दी तो आवाज हलक से ना निकली। नीम खुली आंखें भीग गई। हर जख्म की एक ठेस थी, हर दर्द का एक मुसद्दर था। उसे हारून शेराजी और आरजू जहांगीर का ख्याल आया। उसकी माँ इस वक्त किसी मशहूर ब्रांड के खूबसूरत कपड़ों में मलबूस रैंप पर जलवा अफरोज हो रही होगी, या किसी मशहूर बाअसर फैशन मैगजीन के लिए उसका फोटोशूट हो रहा होगा। उसकी हालत से कतई बेखबर इस वक्त किसी इंटरव्यू में हंसते मुस्कुराते अपनी कामयाबियों के गुण गा रही होगी। उसका बाप अमेरिका में शिराजी इंटरप्राइजेस की किसी ब्रांच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग अटेंड कर रहा होगा, या किसी 5 स्टार होटल में कुछ कारोबारी शख्सियत के साथ उसकी डील हो रही होगी। बेतहाशा पैसा, कामयाबी और अपनी मजबूत पहचान उसका मकसद हो चुकी थी। और जमीला दाऊद अपने बेटे हमाद के साथ खुशियों भरी समातों में मगन होंगी। इस वक्त अपनी जिंदगी में मसरूफ उसके खूनी रिश्तों में से किसी को भी उसका ख्याल नहीं आ रहा होगा। उन्हें तो अब तक वो याद भी नहीं रहा होगा। हर मंजर खुद से बनता था और तारीख आंखों में समा जाता था। हर रिश्ते की अपनी एक कहानी थी और इस कहानी में उसका नामो निशान तक ना था। एक गैर जरूरी किरदार, एक इजाफी बोझ जिसे वो बहुत पहले ही मार चुके थे। ना हारून शेराजी की जिंदगी रुकी थी, ना आरजू जहांगीर ने पलटकर खबर ली थी। वो उनके लिए तो जिंदा था ही नहीं, तो फिर उन्हें ख्याल आता भी तो किस लिए, एहसास होता भी तो क्यों, याद आती भी तो किस वजह से। सिर्फ 5 साल ही तो गुजरे थे, उसने सिर्फ 5 साल ही तो जिंदा रहा था। वो उनके लिए सुकून, खुशियों भरे पल, उम्मीद भरी बातें, हंसी और मुस्कुराहट भरे लम्हे मिटने लगे। तारीकी अंदर तक छाने लगी। उसे जमीला दाऊद याद आई, डॉक्टर मुस्तफा याद आए, उन बच्चों का ख्याल आया जो उसके आगे पीछे फिरते थे, शोर करते थे, बहुत ज्यादा हंसते थे, बोलते थे, मुस्कुराते थे। उसे जन्नत से किया हुआ अपना वादा याद आया। फिर हम पार्क जाएंगे और पहाड़ियों पर भी चढ़ेंगे और वहां दूर तक जाएंगे। उसका चेहरा जज्बात की हिद्दत से सुर्ख पड़ने लगा। उसके साकत लबों पर लर्जा तारी हुआ। वो सिसक पड़ा, फिर रोने लगा। रोते रोते हिचकियां बंद गई। उसने वो तमाम मंजर देखे, तमाम रंग और फूल, सब्जा और हरियाली, ऊंचे पहाड़ और नदियां भी देखी। उसने तसव्वुर ही तसव्वुर में हर वादी छान ली, हर फूल चुन लिया। बहुत सारा घूमे फिरेंगे, मुन्नी काका, मैं और टीपू और तुम और सलीम। हम सलीम को नहीं लेकर जाएंगे, वो बाबा से मेरी शिकायतें लगाता है। ठीक है, उसके लब हिले। हम सलीम को लेकर नहीं जाएंगे, उसने कहा और कहते हुए सर झुका गया। वो इन 4 दिनों में एक बार भी नहीं रोया था। अब रो रहा था, शिद्दत से रो रहा था। आवाज लर्ज कर दीवारों से टकराकर वापस उसकी तरफ पलट रही थी। उसे बच्चों के साथ साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। उसे जन्नत के साथ वक्त नहीं गुजारना चाहिए था। वो जब भी खुश होता है कुछ ना कुछ हो जाता है। ख्वाब देखता है तो ख्वाब टूटता है, उम्मीद सोचता है तो उम्मीद काटती है। यकीनन ये सजा थी, बहुत बड़ी सजा थी, हंसने की, मुस्कुराने की सजा थी। उसकी हिम्मत, सकत और हौसला खत्म हो रहा था। वो एतमाद जो गुज़श्ता 3 सालों में बहाल हुआ था, वो रेजा रेजा होकर बिखर रहा था। भरोसा, यकीन, जिंदगी, मुस्कुराहट, खुशियां, वो हर एक एहसास से मावरा होने लगा। सिर्फ गम थे जो रह गए थे, सिर्फ दुख थे जो ठहर गए थे। उसे एकदम से हर शय से, हर एक रिश्ते, हर एक याद से खौफ आने लगा। हर उस आवाज से जो इस सन्नाटे में उसके आसपास गूंजने लगी थी, हर वो बात जो अब उसे याद आने लगी थी। तुम आरजू के बेटे हो, तुम्हारी औकात यही थी कि तुम्हें कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाता, और उसे फेंक दिया गया था। वो कम उम्र था, असाब की मजबूती बस एक हद तक थी। इतना मजबूत नहीं था कि बहादुरी दिखा सकता या कोई उम्मीद जगा सकता। बार बार कुछ चेहरे आंखों में आ रहे थे। चिंगार सी आवाज थी, मौत का पैगाम था। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ रही थी। जिस्म का रूम रूम कांप उठा था। अंधेरा और मौत
मौत और अंधेरे में ढल गई थी। कोठरी कब्र हो गई थी। दिमाग सुन्न हो गया था। रंग पैर में खून सरायत कर चुका था। मुझे मुझे निकालो यहाँ से, वो एकदम से मतवहश होकर चीखा और काफी देर तक चीखता रहा। आवाज राहदारियों से होकर वापस पलट आई थी। उसे किसे पुकारना चाहिए, किसे आवाज देनी चाहिए, किसकी मिन्नत करनी चाहिए? कौन था जो उसे बचा सकता था, यहाँ से जिंदा सलामत निकाल सकता था? उसी अजियत में उसका दिमाग एक बार फिर गनूदगी में चला गया था। फारिस का फोन नंबर है? वो सुबह सवेरे स्कूल जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ उससे ये पूछने आई थी। मिदहत मुस्कुरा कर रह गई। स्कूल यूनिफॉर्म और 2 पोनियों के साथ निखरा निखरा सा चेहरा, बैग और दूसरे हाथ में पानी की बोतल थी। आंखों में इश्तियाक ठहरा था। नहीं, उसका कोई फोन नंबर नहीं है। पंजों के बल बैठकर उसकी पोनियों को दुरुस्त किया। माथे पर बराबर कटे बालों को तरतीब से बखेरा। कमीज का ऊपर वाला बटन नीचे वाले बटन में फंसा हुआ था। अंदाज से जाहिर था जल्दबाजी में तैयार श्यार होकर वो यहाँ आई थी ताकि सलीम की नजरों से भी बच सके और वैन भी ना छूटे। उसके सिपाही दोस्त भी उसके साथ ही थे। टीपू ने स्कूल से छुट्टी की थी। उसके चचा दूसरे शहर से आए थे। काका बीमार था और ऐसा बीमार था कि फ्रेश सा हंसता मुस्कुराता भागम भाग उसके कहने पर चला आया था। मोनी अलबत्ता स्कूल के लिए तैयार होकर आई थी। जन्नत की मदद करके उसने फिर अपने स्कूल जाना था। फिर आप उससे बात कैसे करती हैं? मिदहत कुछ कहते कहते चुप हो गई। मेरे बाबा कहते हैं वीकेंड पर उससे मिलने जाएंगे। इतने सारे दिन बाद वीकेंड आएगा। मिदहत को एहसास हुआ वो बच्ची फारिस को मिस कर रही थी। पिछले 2 दिनों में ये उसका तीसरा चक्कर था। पहले दिन वो दोपहर में अपना गुस्सा ठंडा हो जाने के बाद ये कन्फर्म करने आई थी आया वो वाकई में जा चुका है या नहीं। उसे जाने क्यों ये लग रहा था कि वो कमरे में कहीं छुपा हुआ है और उससे मिलना नहीं चाहता। मिदहत ने फारिस के कमरे का दरवाजा खोलकर उसे दिखाया कि वो यहाँ नहीं वहाँ होगा। वो शेराजी मेंशन की तरफ इशारा कर रही थी। गो के मुलाजमीन को वहाँ बिला जरूरत जाने की इजाजत नहीं थी। ना ही बगैर इजाजत कोई सदर दरवाजा अबूर कर सकता था। मगर चूंकि वो सर्वेंट्स की हेड मिदहत आगा थी, उसका हाथ थामे अपने साथ लेकर गई। घुमा फिरा कर पूरा घर दिखाया कि तुम्हारा दोस्त फारिस यहाँ भी नहीं है। उसे मिदहत पर यकीन नहीं था। आवाजें देकर उसे बुलाते हुए अपनी तसल्ली करती रही। मुझे पता है तुम यहीं हो, बाहर आओ। मगर वो बाहर नहीं आया था। वो बोझल दिल के साथ वापस चली गई। तीसरे दिन वो उसका हाल अहवाल पूछने आई थी और मिदहत गुमसुम उसे देख कर रह गई। जाने क्या बात इस बच्ची का फारिस के लिए ऐसा रवैया, ऐसी फिक्र, ऐसा इंतजार उसे दुखी कर गया। और आज वो उससे फोन नंबर मांगने आई थी। फारिस हॉस्टल में रहता है। रोजमर्रा की बुनियाद पर उससे कोई बात नहीं हो सकती। ये बातें नन्ही जन्ना समझ नहीं पा रही थी। फारिस उसे बता कर गया था वो गर्मियों की छुट्टियों में जरूर आएगा। अब इतने सारे दिनों के बाद गर्मियों की छुट्टियां आनी थी। इतना सारा इंतजार कौन करेगा? इन चंद दिनों में जितनी ड्राइंग्स उसने बनाई थी उसे दिखाना चाहती थी। जो टेस्ट अच्छे नंबरों से पास किए थे वो टेस्ट भी उसकी क्लास टीचर ने गाल पर स्टार बनाया था। वो स्टार भी दिखाना जरूरी था और वो स्टिकर जो हाथ की पुश्त पर लगे हुए थे वो स्टिकर्स भी। मगर वो क्या करती? उसने स्कूल की कैंटीन से 2 चॉकलेट्स खरीदी। एक काली थी, दूसरी फारिस के लिए रख ली। शाम तक उदास होकर वो भी खा ली। फिर इस बात का गम कि उसे फारिस के लिए रख लेना चाहिए था। फिर तसल्ली कि कल दूसरी ले लेना थी। अपना होमवर्क करके फिर अपने नाना के पास पहुंच गई। वीकेंड में पूरे 4 दिन बाकी थे। क्या हम वाकई जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, मुस्कुराते हुए कहा। वो भी मुस्कुराई। क्यों ना आप उसके लिए गिफ्ट्स पैक करें, कुछ ड्राइंग्स बना लें। वो तो मैंने बनाई हैं, अभी दिखाती हूँ। भागकर गई और सारे सफे समेट लाई। ये घर फारिस का है, ये मेरा है और ये वाला आपका है बाबा। उसे गोद में बिठाए वो उसके बनाए गए नमूने देखने लगे। उसने ड्राइंग पेपर पर फारिस और अपने नाना के घर उनके कद के हिसाब से बड़े बड़े और ऊंचे लंबे बना रखे थे। अपना घर कदरे छोटे रखा था। वो खुद भी तो छोटी थी। अरे अलग अलग घर, हम तीनों को तो एक ही घर काफी था। उसने रुककर लम्हे भर को कुछ सोचा। नहीं बाबा, अलग अलग ठीक है।
اتنے بڑے بڑے ہمارا سامان بھی تو زیادہ ہے اور فارس کی اتنی ساری کتابیں ہیں، ایک ہی گھر میں ہوں گے تو جگہ تنگ ہو جائے گی۔ اپنی سوچ و فہم سے وضاحت دی، لیکن مجھے تو الگ گھر نہیں چاہیے۔ باہوں میں سمیٹ کر اس کا گال چوما۔ مجھے تو اپنی جنہ کے ساتھ اس کے گھر میں رہنا ہے۔ اور ان کی جنہ کو نئی فکر لگ گئی۔ آپ میرے گھر میں پورے نہیں آؤ گے۔ وہ ہنس دیے، پھر ہنستے ہی رہے۔ میں یہ فارس کو دوں گی۔ گود سے اتر کر گوند سے جڑے صفحے دیے۔ یہ کیا ہے؟ کاغذ کھول کر دیکھا، وہ بھی گھر تھا۔ ہر تصویر میں گھر تھا، پھول تھے، درخت تھے اور پہاڑ تھا، پرندے تھے اور ندی تھی نیلے رنگ کی جس کا پانی پہاڑ سے سیدھا گھر کے آگے سے گزرتا تھا، اور نہر میں چند ایک مچھلیاں تھی۔ ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی، آنکھوں میں حزن آ گیا۔ سر اٹھا کر اپنی جنت کو دیکھا۔ وہ دوسرے صفحے الٹ رہی تھی، کچھ اور ڈھونڈ رہی تھی۔ آج اس نے اسکول سے بلیوں کے سٹیکرز خریدے تھے۔ اگر فارس اصلی بلیوں سے دور بھاگتا ہے تو سٹیکرز والی بلیاں اسے اچھی لگیں گی۔ وہ اپنی دھن میں جانے اور کیا کہہ رہی تھی، کیا بتا رہی تھی، مگر وہ چپ چاپ گھر ہاتھ میں لیے اسے بس دیکھے جا رہے تھے۔ آپ فارس کو مس کر رہی ہیں؟ انہوں نے بہت نرمی سے پوچھا۔ وہ میرا دوست ہے، دوستوں کو مس کرتے ہیں بابا، سمجھایا۔ وہ لاجواب ہوئے۔ ہم روز ملنے نہیں جا سکتے۔ سارے صفحے سمیٹ کر ٹیبل پر رکھے، اپنی گردن تک کٹے ہیئرز بینڈ سے نکلتے بالوں کو کان کے پیچھے کر کے پوچھا۔ 1 ماہ 25 دن فارس یہاں گزار کر گیا تھا۔ وہ ہر روز اسے دیکھتی تھی، ہر روز اس سے ملنے جاتی تھی۔ اس کی غیر موجودگی میں اس پر اثر پڑا تھا۔ وہ بہت اداس ہو رہی تھی۔ نہیں، ہم صرف ایک بار جا سکتے ہیں، بس یہ 4 دن تو رہ گئے ہیں۔ انہوں نے سر پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے سمجھایا۔ اس کے لیے وہ 4 دن بس 4 دن نہیں تھے، مگر نانا یہ بات نہیں سمجھ سکتے تھے۔ وہ گود میں چڑھ کر اپنا ٹیسٹ دکھانے لگی۔ اس کی کلاس کے قصے اور دوستوں کی باتیں تھی، اور وہ سنتے ہوئے اس کا پورا ساتھ دے رہے تھے، حیران کن بات پر حیران ہو رہے تھے۔ جو بات جنت کے لیے مزاحیہ تھی اس پر ہنس رہے تھے۔ لمحوں میں سارے دن کی تھکن اتر گئی۔ جنت ان کا سکون تھی۔ وہ اس کی موجودگی میں ہر پریشانی سے مبرہ ہو جاتے تھے۔ نیم غنودگی کے عالم میں کسی نے سہارا دے کر اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگایا تھا۔ وہ عبدل تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ٹھہری تھی، اس کے ہاتھ بھی کپ کپا رہے تھے۔ وہ اپنے لبوں کو جنبش دیتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کرتا تھا، مگر لفظ ادا نہ ہوتے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں مجبور تھا۔ بات نہ مانتا تو میرا بیٹا مارا جاتا۔ مجھے نہیں پتا تھا گاڑی میں تم ہو، میں سمجھا وہ حماد بابو۔ کہتے کہتے رک گیا۔ فارس وجدان کی نیم کھلی آنکھوں میں ابھرتا وہ بے جان سا تاثر تھا ہی ایسا۔ عبدل ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور اٹھ کر چلا گیا۔ کوٹری ایک بار پھر اندھیر ہو گئی۔ اس نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ لیا۔ آنکھیں بوجھل تھی، وجود زخموں سے چور اور نڈھال تھا۔ جو تھوڑی بہت سکت تھی وہ چیخنے چلانے میں ختم ہو چکی تھی۔ جانے مزید کتنا وقت گزرا اسے کچھ اندازہ نہ تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا دن کا وقت تھا یا رات کا سما تھا، مگر کوٹری کا دروازہ ایک بار پھر کھل گیا تھا۔ فلیش لائٹ ایک بار پھر چمکی تھی۔ عبدل ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے داخل ہوا تھا۔ مڑ کر باہر دیکھتے اس نے اپنی طرف سے جیسے کسی بات کی تسلی کی تھی۔ انداز سے واضح تھا وہ پانی کے بہانے محض اسے بات کرنے ہی آیا ہے۔ اس نے گلاس نیچے رکھ دیا۔ اس کے پیچھے کی جانب بندھے ہوئے ہاتھوں کی رسی اس نے ڈھیلی کر دی۔ یہ لوگ کل شام تک تمہیں مار دیں گے۔ کندھوں سے تھام کر اسے آگاہی دی تھی۔ یہ تمہاری لاش اعظم شیرازی کو بھیجیں گے۔ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے سر اٹھا کر خالی نظروں سے اسے دیکھا تھا، پہچاننے کی کوشش کی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں 10 منٹ تک پچھلی طرف کا دروازہ کھول دوں گا۔ پہرے دار کھانا کھانے جائے گا تو میں اسے اوپر ہی روک لوں گا۔ تم پچھلے دروازے سے باہر بھاگ جانا۔ باغ سے آگے سڑک ہے، کسی طرح سڑک تک پہنچ جانا۔ سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اسے کندھوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ وہ بس کسی طرح کوئی تو جواب دے، مگر وہ کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس میں خود سے فرار ہونے کی کوئی سکت نہیں رہی تھی۔ سکت تھی بھی تو ہمت نہیں تھی۔ وہ بے جان سا لگ رہا تھا۔ عبدل نے فیصلہ کرنے میں محض ایک لمحہ لگایا۔ دوسرے ہی پل اس کے ہاتھ کھول دیے، اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور کھینچتے ہوئے راہداری میں لے آیا۔ اسے ساتھ لیے کچھ عجلت میں اقدام اٹھاتا آگے بڑھتا گیا۔ آگے سیڑھیاں تھی
جس کی دوسری طرف آہنی دروازہ تھا۔ یہ دروازہ عبدل نے چابی سے کھولا تھا اور اسے کھلی فضا میں باہر دھکیلا تھا۔ جاؤ لڑکے، بھاگو یہاں سے۔ اگب میں نیچے کہیں آہٹ ہوئی تھی۔ گیٹ کھل گیا تھا۔ عبدل نے دروازہ کھینچ کر بند کر دیا۔ فارس ساکت اور متوحش تھا، اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اسے سوچنے سمجھنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اسے کیا کرنا تھا، کہاں جانا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آسمان مکمل طور پر بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ چاند اور ستارے چھپ گئے تھے۔ دھرتی کی تاریکی ان کی غیر موجودگی میں کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ اسی تاریکی میں تیز ہواؤں اور بارش کی سنگت میں سنسان سی وادی میں سر اٹھائے اونچے لمبے درخت خوف کا سما پیدا کر رہے تھے۔ عین اسی لمحے گن شاٹ کی آواز گونجی۔ عبدل بند دروازے کو دیکھتے وہ الٹے قدم پیچھے ہٹا اور اگلے ہی لمحے وہ گرتا پڑتا مخالف سمت باغ کی طرف اندھا دھند بھاگتا چلا گیا۔ درختوں سے ٹکراتے، جھاڑیوں سے الجھتے، بارش میں بھیگتے، کہیں ٹھوکر کھا کر گرتے، کہیں ہمت پکڑ کر اٹھتے، وہ سڑک تک پہنچ گیا۔ دوسری طرف جلتی بجھتی مبہم ہوتی نقطہ نقطہ روشنیاں تھی۔ اطراف میں مکان تھے، آبادی تھی۔ بالکل سامنے ہی ایک دکان تھی۔ تمام تر تاریکیوں میں گھروں کے دامن میں صرف وہی ایک دکان لوڈ شیڈنگ سے بجھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ دکان کے شٹر اٹھا ہوا تھا، فلیش لائٹس روشن تھی۔ اندر کوئی شخص کھڑا تھا۔ وہ اس تک پہنچا تو دکاندار نے مڑ کر کچھ حیرت سے اس زخمی اور حال سے بحال ہوتے لڑکے کو دیکھا۔ فارس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس سے کیا کہے اور کیسے کہے۔ دماغ بالکل خالی تھا، آنکھوں میں وحشت سی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ لوگ اس جگہ سے زیادہ دوری پر نہیں تھے۔ بعید نہیں تھا کہ اسے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ جاتے۔ مجھے فون کرنا ہے، اس کی آواز لرز رہی تھی۔ دکاندار اس کی حالت دیکھ کر ایک دم سے گھبراہٹ کا شکار ہوا تھا، پھر اسے اندر آنے دیا، اپنا موبائل نکال کر اسے دیا۔ وہ بارش میں مکمل طور پر بھیگا ہوا تھا۔ کچھ دیر تک کھڑا رہا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دماغ بالکل معاف تھا۔ کال کسے کرے؟ اس کی سانسیں بھاری تھی۔ رک کر سوچا، ذہن پر زور دیا، پھر نمبر ملانا شروع کیا تو نمبر بھولنے لگا۔ دکاندار منجمد سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے دوسری بار نمبر ملایا، پھر تیسری بار۔ رک کر ذہن پر زور دے کر یاد کر کے بیل جانے لگی تو اس نے ہانپتے ہوئے مڑ کر سڑک کی طرف دیکھا تھا۔ اکا دکا گاڑیاں گزر جاتی تھی، ورنہ سڑک سنسان سی نظر آتی۔ چوتھی سے پانچویں بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، آواز جنت کی تھی۔ وہ کرسی پر چڑھ کر فون کان سے لگائے کھڑی تھی۔ ہیلو، اس کے لب ہلے۔ جنت، آپ کون؟ میں فارس۔ نانا کو فون دو، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ اس کا ایک لفظ بمشکل ادا ہوا تھا۔ گن شاٹ کی آواز جیسے سماعت میں ٹھہری ہوئی تھی۔ فارس، وہ ایک دم سے چیخی، پھر کرسی پر کھڑے کھڑے کچن کی طرف منہ کیا۔ سلیم، فارس کا فون ہے، میں نے کہا تھا نا وہ فون کرے گا۔ خوشی سے چہرہ چمک اٹھا تھا۔ برتن دھوتے ہوئے سلیم نے ایک لمبی سی سانس لی۔ یہ کوئی تیسری کال تھی جسے ریسیو کرتے اس ننھی افلاطون کا خیال تھا کہ فارس کا ہوگا۔ وہ ہاسٹل سے یہ بتانے کے لیے فون کرے گا وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے مدحت کو خط دیا تھا اور خط اب تک پہنچ بھی گیا ہوگا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، تمہیں پتا ہے ٹیپو کی سائیکل چوری ہو گئی۔ وہ فون کارڈ کو اپنے بازو میں گھماتی وہیں بیٹھ گئی اور بابا نے کہا، جنت، اس نے فوراً سے اس کی بات کاٹی۔ جنت، میری بات سنو۔ آواز بھیگی ہوئی تھی، لہجہ گلوگیر ہو رہا تھا۔ نانا سے بات کراؤ میری، بابا تو بیزی ہیں، تم مجھ سے بات کر لو۔ وہ دیوار پر ہاتھ رکھے کھڑا تھا، اپنی پیشانی بھی نکالی۔ پلیز میری ان سے بات کروا دو۔ وہ کتنی مشکل سے ضبط کیے کھڑا تھا، رو دیا۔ ان سے کہو میں اس وقت۔ گردن موڑ کر سڑک کی طرف دیکھا، سنسان راستے اور تاریکی کو دیکھا۔ میں پتہ نہیں اس وقت کہاں ہوں۔ لبوں میں جنبش ہوئی، آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ فارس رو رہا ہے؟ جنت اب کے حیران، پھر صحیح معنوں میں پریشان ہوئی۔ بابا تو گھر پر نہیں ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ ہاں، مجھے چوٹ لگی ہے۔ سلیم، وہ کرسی سے اتر کر کچن کی طرف بھاگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، سڑک پر گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے تھے، جھٹکے سے بریک لگائی گئی تھی۔ فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ وہ حواس باختگی کے عالم میں مڑا۔ اس نے بارش میں کسی کو گاڑی سے نکلتے دیکھا تھا۔
तेज रोशनी से आंखें चुंधिया गई थी। उसका वजूद मुकम्मल अयां हो गया था। उसे देख सकते थे, उस तक पहुंच सकते थे। उसने किसी को अपनी जानिब अजलत में कदम उठाते देखा था। हवास बाख्तगी के आलम में वो दुकान से निकलकर मुखालिफ समत भागा था। सामने ही बाईं तरफ से आती गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन हुई थी। वो एक झटके से रुक गया था। फारिस! कोई चीखा था। फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। उसके वजूद को यक्के बाद दीगरे 2 झटके लगे। तीसरी गोली उस वजूद ने खाई जो एकदम से उसके आगे आ गया था। वो बेजान होकर नीचे आ गिरा। वो कहीं सामने ही बाएं तरफ से आती गाड़ी की हेडलाइट्स रोशन हुई थी। वो एक झटके से रुक गया था। फारिस! कोई चीखा था। फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। उसके वजूद को यक्के बाद दीगरे 2 झटके लगे। तीसरी गोली उस वजूद ने खाई तो एकदम से उसके आगे आ गया था। वो बेजान होकर नीचे आ गिरा। दूर कहीं पुलिस सायरन की आवाज गूंजी थी। शोर एकदम से तेज हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी मगर कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो जिंदा था मगर वजूद बेजान पत्थर हो रहा था। हाथ भारी, उंगलियों को हरकत देना भी मुश्किल था। उसकी सांसें उखड़ने लगी। उसका जहन तारीख होने लगा। आसपास शोर, आवाजें थम गई। बारिश रुक गई। हर एक शय हरकतों सिकना से आरी मुंजमिद पत्थर हो गई। गाड़ी लाओ, जल्दी से लाओ! कोई चीखा था। उसके सीने के नीचे दाहिने हिस्से पर दबाव डालते हाथ जम गए। वहां जहां गोली लगी थी, वहां जहां से खून बह रहा था, जाया हो रहा था। हाथ खून से लितरे गए थे। उसका खून, उनका खून बारिश में एक हो रहा था। उसे इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। डॉक्टर्स का अमला फौरी तौर पर मुतहरिक हुआ था। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने अपनी जगह संभालते विंड पाइप में ब्रीथिंग ट्यूब डाली। इसी सराया से दूसरी नर्स ने बकिया मांदा खून से लथरे कपड़े काट कर जिस्म से अलग कर दिए। उसकी कल्बी हरकतों सिकनात का जायजा लेने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सेंसर्स सीने से चिपका कर दिए गए थे। लड़के के सर्वाइवल चांसेस बहुत कम थे। काफी से ज्यादा खून बह चुका था। चेस्ट कंप्रेशन शुरू किया गया था। कुछ सैंपल्स लिए गए। एक्सरे मशीन खींचकर करीब कर ली गई। आईवी लाइन को उसके बाजू से मुंसलिक किया गया ताकि खून दिया जा सके और तभी अचानक उसका दिल रुक गया। धड़कन खत्म हो गई। खून की कमी के बायस उसे कार्डिक अरेस्ट हुआ था। सर्जन फारिया महज एक सानिया के लिए मुंजमिद हुई थी। अगले ही पल उन्होंने सर्जिकल ट्रे से उस पल उठा लिया था। उन्होंने थ्रोकोटोमी परफॉर्म करने का इरादा कर लिया था। दिल एक्सपोज करके उन्होंने ओर्टा को इस तरह से क्लैंप किया ताकि वो खून की सर्कुलेशन जिस्म के नीचे हिस्से से मुनक़ता करके उसे दिमाग तक पहुंचा सके। इस दौरान वो ओपन हार्ट मसाज के जरिए उसे रिवाइव करने की कोशिश करती रही, जो कि कामयाब रही। उनकी इतराफ में नर्स और रेजिडेंट्स अपने काम में जुटे रहे। गोली निकालते, जख्म का मुआयना करते, खून रोकते, स्टिचेस लगाते, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेट करते रहे। कार्डियोग्राम पर डूबती उभरती लकीरें मुतहरक रही। आसमान पर कहीं बादल गरजे थे। बिजली चमक कर अंधेरे में दरार डालती खत्म हो गई थी। बारिश तेज हो रही थी। वो गाड़ी में बैठे थे। चेहरा स्पॉट, आंखों में सख्ती ठहरी थी। उनके हाथ और कपड़ों पर खून के निशान थे। गाड़ी की अकबी निशिस्त पर भी ड्राइवर और गार्ड के अलावा उनके बराबर में आगा अली बैठा था। मेरी गलती है। मैंने आपसे राब्ते की कोशिश की थी मगर आपसे बात नहीं हो सकी और हमाद बाबू वो बहुत ज्यादा मजबूर कर रहे थे। वो रुक गया। मैंने उस दिन आपसे बात की थी। आपने कहा था मैं हमाद को जब भी इस्लामाबाद लाऊं तो अपनी जीप में लाऊं, कोई सिक्योरिटी नहीं। उसकी आवाज कमजोर हो रही थी। तो जिहाद और दलीलें सब धांधली हो रही थी। ये सच था। उसे ये कदम हमाद की वजह से उठाना पड़ा था। इसमें आजम शिराजी की इजाजत शामिल नहीं थी कि उनसे राब्ता मुमकिन नहीं हो सकता था। शिराजी मेंशन में हमाद महज 3 दिन तक रहा था। चौथे दिन उसकी वापसी थी। उस दिन जब वो आगा अली को
فون پر شیڈیول سے آگاہ کر رہے تھے تو اس نے فارس کی بابت پوچھا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گئے تھے۔ انہیں فارس کے معاملے میں سیدھے سے کوئی خطرہ نظر نہیں آیا تھا۔ سنڈے تک گاڑی واپس آ جائے گی، تب اسے ہاسٹل ڈراپ کر دینا۔ وہ حکم دے کر چلے گئے، مگر شام تک انہوں نے منع کر دیا تھا۔ حماد شیرازی ایک ہفتے کے بعد ہی اسلام آباد جا سکتا تھا۔ خود انہیں ضروری میٹنگ کے لیے جرمنی جانا پڑا تھا، مگر حماد نے تو جیسے واپسی کی ضد باندھ لی تھی۔ اسے ہر صورت اسلام آباد جانا تھا اور کل ہی جانا تھا۔ مجبوراً اسے حماد کی بات ماننی پڑی تھی۔ اس سے بہت بڑی غلطی، بہت بڑی بھول ہوئی تھی۔ اسے اعظم شیرازی کا حکم ماننا چاہیے تھا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو فارس وجدان کی زندگی اس طرح خطرے میں نہ آتی۔ مجھے معاف کر دیں صاحب، یہ میری غلطی ہے۔ آغا علی بہت ہی دکھ اور شرمندگی سے ایک بار پھر اعتراف کیا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، رخ موڑ کر کھڑکی سے باہر ہاسپٹل کی عمارت کو دیکھنے لگے۔ پھر کلائی موڑ کر وقت دیکھا۔ حیدر نے گاڑی کے شیشے پر دستک دی تو انہوں نے شیشہ نیچے کر دیا۔ فارس کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ تھروکوٹومی کامیاب رہی تھی، گو کہ اس کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے اور وہ ابھی بھی خطرے سے باہر نہیں تھا۔ اس نے سرجن فاریہ کے الفاظ منو ان اعظم شیرازی کو سنا دیے تھے۔ تم جانتے ہو اب تمہیں کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا اور پھر کہہ کر اپنا حکم دہرایا۔ آغا علی نے سر اٹھا کر کچھ صدمے سے اعظم شیرازی کو دیکھا۔ حیدر کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ اگلے ہی پل وہ سر ہلا کر چلا گیا۔ وہ گاڑی کا شیشہ بند کر دیا۔ بارش ہنوز برستی رہی۔ ان کی نگاہیں باہر لائٹ پولز کے عکس پر جمی رہی جو بارش کے جمع شدہ پانیوں میں جگہ جگہ منعکس ہو رہی تھی۔ مجھے سنو، جیسے کوئی بارش کو سنتا ہے۔ زمانے کے ان بہکتے لڑکھڑاتے قدموں کی چاپ سنو، جہاں مکان کے تخلیق کار کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں۔ اس بارش کو بھی تو سنو جو چھت پہ گرے جاتی ہے۔ گھنے جنگل میں یہ رات کچھ اور رات ہونی جاتی ہے۔ گرجتی بجلی نے پتوں کے درمیان ایک گھروندہ بنا لیا ہے اور ایک بے قرار اجرے باغ میں آوارگی کی تصویر لیے تمہارا سایہ اس صفحے پہ اپنی پرچھائی کو پھیلاتا جا رہا ہے۔ اور اگلے دن ٹھیک 2:30 بجے ایک شخص ریسیپشن پر کسی لڑکے کے بارے میں دریافت کرنے آیا تھا جسے گولی لگی تھی اور جسے کل شام ہی ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ اسے بتایا گیا لڑکا مر چکا تھا اور اس کے ورثاء اس کی ڈیڈ باڈی لے جا چکے تھے۔ اس نے مزید تحقیق کرتے ہوئے گہرائی میں جانا چاہا تو ڈاکومنٹس بھی دکھا دیے گئے۔ موت کی وجہ، ٹائمنگ، عمر، نام، تمام تر تفصیلات درج تھی۔ اس کا چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں ایک چمک سی اتری تھی۔ وہ ایک صحافی کے روپ میں تمام تر تفصیلات لینے آیا تھا۔ واپسی پر کافی مطمئن تھا۔ اس مصیبت سے تو جان چھوٹی۔ فون پر اپنے صاحب سے بات کی تو اس نے کہا لڑکے نے میرا چہرہ دیکھا تھا، وہ مجھے پہچان ہی لیتا۔ ویسے حیرت کی بات ہے صاحب، اعظم شیرازی خود اس کے لیے آئے تھے اور یہ بات تو اس کے صاحب کو بھی حیران کر رہی تھی۔ سارا معاملہ عبدل کی وجہ سے گڑبڑ ہوا تھا۔ اس نے مخبری کی تھی، جگہ کا پتہ دیا تھا۔ آن کی آن میں نہ صرف پولیس کی بھاری نفری وہاں موجود تھی بلکہ اعظم شیرازی کے آدمی بھی وہاں آن پہنچے تھے۔ فائرنگ میں ان کے 2 آدمی بھی ہلاک ہوئے تھے۔ عبدل کو تو اسی وقت ہی مار دیا گیا تھا جب اس نے فارس کی مدد کی تھی۔ وہ شیرازی خاندان کا ملازم تھا، ذرا دیر کو بیٹے کی جان بچانے کے لیے بدلا تھا۔ تمام تر اخلاص تو پھر بھی ان کے ساتھ جڑا رہ گیا تھا آخری وقت تک۔ کڑی نظر رکھنا ان پر، کچھ بھی پتا چلے تو مجھے فوری آگاہ کرنا۔ جیسا آپ کا حکم باس۔ اس کے باس نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھا جب ملازم نے دروازے پر دستک دے کر اسے اعظم شیرازی سے متعلق آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنے آفس روم میں بلایا تھا۔ بابا یہی ہیں۔ حماد شدید حیران ہوا تھا۔ وہ کب آئے تھے؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو وہ بزنس کے سلسلے میں جرمنی گئے تھے۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر خوشگوار تاثرات کے ساتھ سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا۔ آفس روم کا دروازہ کھولتا وہ اندر داخل ہوا۔ اعظم شیرازی آفس ٹیبل کے اس پار گلاس والز کے سامنے کھڑے تھے۔ دیوار گیر کھڑکیوں سے مارگلا کی پہاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ بابا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا انہوں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آغا علی کو آرڈر ورکرز نے دیے تھے،
उनकी आंखों में सख्ती थी और चेहरे से सर्द मोहरी नजर आ रही थी। उनके सर्द लहजे में पूछने पर वो अपनी जगह रुक गया था। दादा के तासुरात पथरीले थे, मुट्ठियां भींची हुई थी, रगें उभरी हुई। वो शदीद गुस्से में थे मगर खुद पर जब्त करके बात कर रहे थे। पहले पहल तो वो उनकी बात समझ ही ना पाया कि आया वो किस ऑर्डर की बात कर रहे थे, मगर जब समझ में आया तो एक शदीद सी मुस्कुराहट उसके लबों का अहाता कर गई थी। तो आप इसलिए नाराज हैं? आजम शेराजी के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं आई थी। उसे यकायक अदराक हुआ उन्होंने अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी सख्ती से भींच ली थी। क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि एक हफ्ते के बाद ही इस्लामाबाद आओगे? मुतहम्मिल असहाब के साथ उन्होंने लब भींचकर कुछ बरहमी से याद दिलाया। हमाद के लिए अपने दादा का ये रवैया हैरान कुन था। आज से कबल उन्होंने सख्ती से देखना तो दरकिनार, कभी उस लहजे में बात भी नहीं की थी। हाँ, लेकिन उनका लहजा काटदार हुआ। हमाद शेराजी मुंजमद हुआ। एक बार फिर अपने दादा को देखा। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। कभी आवाज बुलंद नहीं की थी, कभी लहजा सख्त नहीं किया था। वो इस कदर शदीद मोहब्बत करते थे कि वो कभी भी उनके रोब में नहीं आया था, मगर आज पहली बार उसे उनके रवैये और लहजे से परेशानी हुई थी। अपना आप अजीब खौफ और मखमसे का शिकार लगा था। आई नो आप सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से ऐसा कह रहे हैं। वो संभल कर अपने सदमे से बाहर आया। बट बिलीव मी बाबा, ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सफर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मगर इसकी वजाहत और जवाबी बयानिए से ना आंखों में नरमी उतरी थी, ना तासुरात से सर्द मोहरी मफकूद हुई थी। वो उसके दादा थे। वो उसी गुस्से और इश्तियाल में मुतहम्मिल से खड़े रहे। सब ठीक रहा। उन्होंने एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा। वो अपने असाब पर काबू पाए बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रहे थे। बाबा, आई एम फाइन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। हमाद की आंखों में हैरत सी उतरी। बात क्या थी आखिर? माजरा क्या था? वो सही मायनों में उलझन का शिकार हुआ था। फारिस ने हॉस्टल जाना था। उन्होंने कहा, हु इज फारिस? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। सेकंड के 1000वें हिस्से में हमाद को याद आ गया वो किस फारिस की बात कर रहे थे। उसके लब भींच गए। उस लड़के के तस्वुर से ही उसका मूड गारत हो गया था। मैंने आगा से कहा था वो उसे आपकी गाड़ी में पहुंचा सकता है। जब्त करके कहा। यह एहसास कि ये तमाम गुस्सा वो एक मुलाजिम लड़के के लिए दिखा रहे थे उसे अंदर तक इश्तियाल दिला गया। यू आर नॉट इन ओपोजिशन टू मेक सच ऑर्डर्स। मेज पर हाथ मारते उन्होंने शदीद गुस्से के आलम में कहा था। हमाद अपनी जगह थम गया था। डिड यू हैव एनी आइडिया? तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या किया है? बाबा, यू शुड हैव फॉलोड माय ऑर्डर्स। मुतहम्मिल असाब के साथ उन्होंने कहा। ये पाकिस्तान है, अमेरिका नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से बाहर आ जा सको। तुम अच्छी तरह से जानते हो हैव सिक्योरिटी इश्यूज हियर। इसीलिए मैंने तुम्हें एक हफ्ते तक वहां रुकने का कहा था। I made it clear to you कि खतरा है। हमाद लब भींचे खामोश खड़ा रहा। उसके बावजूद तुमने रिस्क लिया। उसकी पेशानी पर शिकने उबर आई थी। आंखों में खौफगी का तासुर था। बाबा, सब ठीक तो है? मैं किसी खतरे में नहीं आया। That boy is in danger because of you। तुम्हारी वजह से वो लड़का खतरे में है। उन्होंने जिस लम्हे कहा, हमाद अपनी जगह ठहर गया। वो उस गाड़ी में था जिस गाड़ी में उनका ख्याल था तुम हो सकते थे। मैं ये बात नहीं जानता था। यू मे लीव नाउ। अपनी बात खत्म करके उन्होंने इशारा कर दिया था। उनका गुस्सा, नाराजगी वो भी किसी मुलाजिम के बच्चे के लिए हमाद को एकदम से इश्तियाल दिला गई थी। ताहम वो खुद पे काबू पाए रहा। बाबा, आई एम सॉरी। उसके लब हिले। तुम जा सकते हो। अपनी बात दोहराकर उन्होंने अपना रुख दीवार गिर खिड़कियों की तरफ कर लिया। उसे उनका ऑफिस छोड़कर बाहर आना पड़ा। बंद दरवाजे की उस तरफ वो कुछ देर तक मुट्ठियां सख्ती से भींचे खड़ा रहा। चेहरे पर सुर्खी आ गई थी। आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। जिंदगी में पहली बार आजम शेराजी ने उस पर आवाज बुलंद की थी, और वो भी किसके लिए? एक मुलाजिम के लड़के के लिए। उसने सदर दरवाजे से किसी को आते और फिर दस्तक देकर स्टडी रूम में दाखिल होते देखा। टू हेल विद फारिस। बुरबुराते हुए सीढ़ियां चढ़ता कमरे में बंद हो गया। अलीजे ने सोफे से गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर बबल का गुब्बारा फोड़ती दोबारा मैगजीन के सफे पर झुक गई। कैंची से कुतर कुतर वो फिर से तस्वीरें काटने लगी थी।